उस बेबी के, ये जो बेबी आ रहा है ये है मदर क्योंकि ये विद डायरेक्शन है, और ये है फादर क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है डायरेक्शन नहीं है, ये है फादर, तो ये आ गया कैप वेक्टर। 1 कूलम्स लॉ की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कूलम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक में एक फोर्स जो है वो ये वाला फोर्स है, बहुत ध्यान से देखिए, फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को या कूलम फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करते हैं या हम इस फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो उस कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम लोग अलग से यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स फोर्स, देखिए क्या यहाँ पर आ रहा है, इसको समझिए कि कैरेक्टरिस्टिक में क्या पॉइंट आ रहा है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि द लॉ इज वैलिड, द लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ध्यान से समझिए, द लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये एक बात जो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस करी यहां पर। दूसरी बात कि ये फोर्स जो है ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। क्या है? मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। आपने देखा कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो हम लोगों ने ये पूरा डिस्कशन जो किया, ये पूरा डिस्कशन जो ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन और के, इसको हम लोगों ने सिंपल एक वर्ड में, एक सेंटेंस में ये लिख दिया। अगर हमसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। तीसरा एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका डिफाइन किया जाता है जिसमें ये कह रहे हैं कि बाकी दोनों फंडामेंटल फोर्सेस की तरह कूलम्स फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है कि द डायरेक्शन ऑफ सच फोर्स, बहुत ध्यान से देखिए, द डायरेक्शन ऑफ such force is along the line joining two charges. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर एक चार्ज यहां पर ऐसे है, दूसरा चार्ज यहां पर ऐसे है, तो मैंने यहां पर आपको एक लाइन ज्वाइनिंग दिखाई है। और पहले हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि आर जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, कहीं पर भी, यहां पर भी, वहां पर भी, कहीं पर भी। तो ये जो डिस्टेंस आर है, इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगने वाला है। इसका मतलब यहां से फोर्स इस तरफ लगेगा, ये है रिपल्शन, और यहां से फोर्स इस तरफ लगेगा, ये है रिपल्शन। वेरी गुड है। तो ये जो रिपल्शन अलोंग लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है, इसका नाम हम लोग रखते हैं सेंट्रल फोर्स। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स कूलम्स लॉ की जो है वो ये कि इट ओबेज थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां पर समझिए, ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस फोर्स का नाम होता है, इस फोर्स का नाम होता है फोर्स ऑन बॉडी वन। बहुत ध्यान से देखिए, फोर्स ऑन बॉडी वन बाय बॉडी टू, और इस फोर्स का नाम होता है फोर्स ऑन बॉडी टू। मैं बार बार ये बात आपको समझा रहा हूं कि हम लोग फोर्स में, फोर्स जब हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन बॉडी टू बाय बॉडी, कहीं पर भी आप फोर्स डिफाइन करते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप फोर्स डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऑन विच बॉडी, बाय विच बॉडी। आप जब 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 माँ आपकी आपको थप्पड़ मारती है तो उसको पता होता है कि मैंने कितना तेज मारा। बच्चा कितना भी रोए, उससे उसको नहीं फर्क पड़ता, उसको ये बात पता है कि उसने कितना, क्यों? उसको इसलिए पता है क्योंकि जितना फोर्स उसने लगाया है उतना ही फोर्स उसके ऊपर भी लगा, इसलिए उसको मालूम है कि मैंने कितना जोर से मारा। इसमें हम लोग कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ
लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, 2 मिनट का डिस्कशन है, यू विल एंजॉय। एक नया कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है, जिन लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा वो लोग, नया का मतलब इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में नया, वेक्टर का बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब कूलम भाई साहब ने ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया और उनका काम खत्म हो गया। उन्होंने कह दिया कि भाई ये मैग्नीट्यूड। बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई वैक्यूम आ जा रहा है तो वैक्यूम के लिए ये कह देंगे k की वैल्यू 1 है। अगर मान लीजिए एयर आ जाएगी तो एयर के लिए भी k की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 होती है, 1.0000 कुछ होता है, इसलिए उसको भी हम लोग 1 ले रहे हैं। इसका मतलब राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड। अब लेकिन जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में आएंगे तो ये Q2 इसको रिपेल कर रहा है इधर, इस फोर्स का नाम रख दिया 1-2 ऑन Q1 बाय Q2। फिर इसी तरीके से ये इसको रिपेल कर रहा है, इसका नाम रख दिया F21। F21 का मतलब क्या हो गया, F21 का मतलब हो गया ऑन Q2 बाय Q1। तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो यही होगा, लेकिन इस बात को वेक्टर मेथड से कैसे दिखाएं। हम लोगों ने क्या कंसेप्ट अपनाया, हम लोगों ने ये कंसेप्ट अपनाया कि जब हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो 3 तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 तरीके का मल्टीप्लिकेशन क्या कि नॉर्मल अलजेब्रा में, अगर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की बात नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल अलजेब्रा में आपने ऐसा सीखा कि अगर कहीं ऐसा लिखा है एक्स वाई, अगर कहीं ऐसा लिखा है एक्स डॉट वाई, अगर कहीं ऐसा लिखा है एक्स क्रॉस वाई, ये अलजेब्रा में, जो अलजेब्रा हम लोगों ने ग्रेड 6, 7, 8 में पढ़ी, वहां पर ऐसा होता था कि अगर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है तो, और अगर एक्स वाई लिखा है, x 3 है y 4 है, आप तुरंत लिख देंगे 12। यहां पर डॉट लगा है तो भी आप तुरंत लिख देंगे 12, यहां पर क्रॉस लगा है तो भी आप लिख देंगे 12। लेकिन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमने इन तीनों सिंबल्स को, इन तीनों मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने कैसे यूज किया, ये देखिए। वेक्टर में हम लोगों ने क्या किया कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये के वो वाला के नहीं है, ये वेक्टर की लैंग्वेज है, तो ये प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आता है। पहली कंडीशन क्या है, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसका मतलब कि इस समय हम लोग इन दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज ध्यान से सुनिएगा, डिटेल डिस्कशन वेक्टर वाले टॉपिक में होगा, यहां पर इन शॉर्ट आपको रिप्रेजेंटेशन की बात बता रहे हैं। फिर क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला और वो प्रोडक्ट इवेंचुअली एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। सी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब सी स्केलर क्वांटिटी आएगी तब ए और बी के मल्टीप्लिकेशन को एक डॉट से दिखाया जाएगा, और सी को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और वेक्टर तीसरी प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही आ गया, जैसे टॉर्क होता है, जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, या टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो वो क्रॉस कैसे पता चलता है? क्या कोई ऐसा तो है नहीं कि मल्टीप्लिकेशन, आपने कोई पपीता काटा और उसके अंदर से कोई मल्टीप्लिकेशन निकल आया कि अरे ये तो टॉर्क। क्रॉस हमने लगाया हमने लगाया, और हम कब लगाते हैं? हम तब लगाते हैं जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर है, तब हम लोग यहां पर क्रॉस लगाते हैं। ऐसी सिचुएशन यहां पर आ गई है, वो ये कह रहे हैं कि एक फोर्स F12 है जिसका मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक फोर्स F21 है, उसका मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है वेक्टर मेथड से। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दिख रहा है। वेक्टर मेथड से प्रूव करना दूसरी बात। अब हम लोग राइट हैंड साइड में एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो डिजाइन्ड वेक्टर होते हैं, हम उसको बेबी वेक्टर भी कहते हैं। बेबी वेक्टर का मतलब क्या होता है? बेबी वेक्टर का मतलब कि कोई एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर ABC, आप कुछ भी ले लीजिए, उस वेक्टर को अगर उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर दें तो जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। उस बेबी के
ये जो बेबी आ रहा है ये है मदर, क्योंकि ये विद डायरेक्शन है, और ये है फादर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है डायरेक्शन नहीं है, ये है फादर, तो ये आ गया कैप वेक्टर। यूनिट वेक्टर जहां कहीं भी आपने पढ़ा है वहां पर एक बात आपको बताई जाती है, नहीं बताई गई तो अभी समझ लीजिए, कि हम लोग यूनिट वेक्टर एज पर रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हैं। यहां क्या रिक्वायरमेंट बनाई हम लोगों ने, यहां हम लोग ये कह रहे हैं कि एक वेक्टर है R12 Q1 से Q2 की तरफ, और एक वेक्टर है R21 Q2 से Q1 की तरफ। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ये R12 है ये माइनस ऑफ R21 है, और दोनों का मैग्नीट्यूड R है। R12 का भी वही मैग्नीट्यूड है जो R21 का है, और वो R है। तो हम लोग यहां पर एक ऐसा यूनिट वेक्टर लगाएंगे यहां पर, क्योंकि ये पूरी चीज स्केलर है, ये देखिए ये पूरी चीज स्केलर है। अब हमको प्रोडक्ट वेक्टर है, ये वेक्टर है, प्रोडक्ट वेक्टर है, तो हमको एक ऐसा वेक्टर लगाना है जिसका डायरेक्शन वही हो जो फोर्स का डायरेक्शन है। इसका मतलब राइट हैंड साइड में एक ऐसा वेक्टर इंट्रोड्यूस करना है जिसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में हो, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। क्यों? क्योंकि हम कूलम के मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब देखिए R12 और 21 में ऐसा कौन सा वेक्टर है जो F12 के डायरेक्शन में, F12 के डायरेक्शन में 21 है, F21 इसके डायरेक्शन में R12 है। होता क्या है कि जब हम इस फॉर्मूला को या इसी को अगर हम लोग ओपन कर लें तो F21 आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल के Q1 Q2 R स्क्वायर, और इसकी डेफिनेशन हम लोग लगा देते हैं R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R। तो ये डिनोमिनेटर में हमको ये ऐसा दिखने लगता है कि ये F21 जो यहाँ पर आता है, ये F21 जो यहाँ पर आता है, ये हमको ऐसा दिखने लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और एक ये R12 वेक्टर आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं F21। फिर इसी तरीके से जब इसको लेके आएंगे F12, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। घबराइएगा नहीं, R क्यूब नहीं है ये, मतलब R क्यूब है लेकिन डायमेंशनल वाइज ये R स्क्वायर। ये क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा R आ रहा है, तो ये जो R है ये R21 है, ये देखिए। और फिर हम यहां पर ऐसा बोलने लगते हैं कि क्योंकि ये तो सेम मैग्नीट्यूड हो गया, ये दोनों का सेम मैग्नीट्यूड, और ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर हैं, तो हम तुरंत इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा दे देते हैं क्योंकि R12 इज माइनस ऑफ R21, इसलिए F21 जो है दैट इज माइनस ऑफ F12 हो गया। यहां से हम ये बात प्रूव कर देते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं, ये जो कूलम्स लॉ के जो दो कूलम्स लॉ की जो एक करेक्टरिस्टिक है, कूलम्स फोर्स की जो एक करेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि द फोर्सेस आर इक्वल and opposite, so they obey the force between two electric charges is acting in a way that it is following Newton's third law। थर्ड लॉ में ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये एक्शन रिएक्शन है, सारी बात आप लोग समझते भी हैं कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है उसके बारे में सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पर लगा देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन या तो ऐसे लिखा जाएगा और नहीं तो ये ऐसे भी लिखा होता है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखना भी ठीक है, ए बी और बी ए। इसका मतलब ये क्या चीज है? ये है फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी, और ये क्या चीज है? ये है फोर्स ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑन ए है और ये ऑन बी है। इन दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स एक्शन है और दूसरा उसका रिएक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कूलम्स लॉ की ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं,
इसके बाद एक और पांचवा पॉइंट कूलम्स लॉ की करेक्टरिस्टिक में है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि अगर कोई एक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए एक चार्ज ये Q1 है, दूसरा ये चार्ज Q2 है, तीसरा ये चार्ज यहाँ पर Q3 है, और एक और चार्ज ले रहे हैं ये Q4 है। हमारे पास एक सिस्टम है। इनकी पोजीशनिंग जो है, पोजीशन हमेशा रिलेटिव वर्ड होता है। इनकी जो पोजीशनिंग है मतलब इनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में Q1 Q2 से कितना दूर है, Q2 Q3 से कितना दूर है, ये सब हम लोग को गिवन होगा। इसका मतलब ये वाले डिस्टेंसेस हमको गिवन होंगे, ये वाले डिस्टेंसेस आप देख रहे हैं। इट इज ऑलमोस्ट अ पैरेललोग्राम टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। आगे हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि ये स्क्वायर भी होता है, ये ट्राइंगल भी होता है। तीन चार्जेस के केस में अगर तीन चार्जेस, उनका ये कहना है कि किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स, बहुत ध्यान से देखिए, Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा इधर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। इस फोर्स का नाम होगा 2-1। F21 का मतलब क्या है? ऑन Q2 बाय Q1। ये Q3 भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये इसको रिपेल करेगा सेंट्रल फोर्स की वजह से। इस फोर्स का नाम हो गया F23। ये आ गया F23। तीसरा फोर्स एक और इसके ऊपर आ जाएगा यहां से, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स का नाम आ जाएगा F24। बहुत ध्यान से देखिए मैंने क्या बनाया है। मैंने इस डायग्राम में ये दिखाने की कोशिश की है कि इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, जो कि नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर तीन अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। Q1 पॉजिटिव था, Q4 पॉजिटिव था, और Q3 भी नेगेटिव था। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस चार्ज के ऊपर Q2 के ऊपर तीन फोर्स लग रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि F2 जो होगा वो 2-1 प्लस 2-3 प्लस 2-4 होगा। इसका मतलब दिस F21 इज नथिंग बट द नेट फोर्स ऑन Q2, नेट फोर्स ऑन Q2। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन केवल चार चार्जेस के लिए नहीं, बल्कि 5, 6, 7, 8, 10, 50, 100 n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए ये वैलिड होता है। इसका मतलब हम इसका जनरल स्टेटमेंट ऐसे बोलते हैं, मैं लिख भी दूंगा अभी, कि the resultant force on a particular charge in a configuration of charges is nothing but the vector sum of all the forces acting on it, vector sum of the forces acting due to rest of the charges। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है जो कि हम लोग अभी समझेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोग सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं दो चार्जेस का। दो चार्जेस कौन कौन से हैं? दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हम लोगों ने यहां पर लिया, ये चार्ज है, से दैट ये चार्ज है +4e। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग जो Q इज इक्वल टू NE वाला प्लस माइनस NE वाला प्रिंसिपल था, जिसमें N इंटीजर था, N 1 2 3 4 करके कोई भी नंबर होगा, इंटीजर होगा। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। उस लिहाज से हम लोगों ने यहां पर 4e लिया, +4e एक चार्ज। दूसरा चार्ज है +e। बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर अप्लाई करेंगे। वो ये कहते हैं, वो ये पूछते हैं कि देयर आर टू चार्जेस, one is +4e, another is +e, and they two are placed at some distance a apart। ऐसा ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ए कोई एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन दोनों चार्जेस के इक्विलिब्रियम के लिए आप
क्या कर सकते हैं? इसका मतलब कि इन दोनों चार्जेस को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो पहला सवाल ये कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यहां पर हम लोग जिस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं उस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सिस्टम में जितने भी उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी चार्जेस हैं उनके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहां पर क्या इन दोनों चार्जेस के ऊपर अभी नेट फोर्स 0 है या हो सकता है, या इनके मैग्नीट्यूड या साइन बदलने पर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो चार्जेस हैं। ध्यान से सुनिए, दो चार्जेस हैं। मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं कि एक कोई चार्ज है यहां पर +3e और एक दूसरा चार्ज यहां पर है, ये है -5e। इन दोनों के इक्विलिब्रियम में क्या अंतर होगा? मैं इसको थोड़ा सा अगर रेंज में ले आऊं अपनी, तो ये वाला चार्ज था हमारा -5e, ये वाला चार्ज है -5e और ये वाला चार्ज है +3e। यहां पर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। ये दो अलग अलग सिस्टम है। एक केस है लाइक चार्जेस का और एक केस है अनलाइक चार्जेस का। दो चार्जेस कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर एक एक फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब कि अगर हम इस चार्ज को Q1 मान ले रहे हैं और इस चार्ज को Q2 मान ले रहे हैं, तो ये वाला जो फोर्स होगा, इस फोर्स का नाम होगा F21। ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस फोर्स का नाम है F12। ये ध्यान से देखिए, हम लोगों ने अभी ये सीखा कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये क्या है? ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। लेकिन मैंने उस समय भी आपको बताया, जब मैंने थर्ड लॉ आपको बताया, कि यहां पर ये दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज पर है। F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 और F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। और हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों चार्जेस के ऊपर सेपरेटली नेट फोर्स 0 होना है। सिस्टम के ऊपर अभी भी नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब कि जो दो चार्जेस हैं +4e और +e, वो दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, वहां पर जरूर ये है। तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। अब हमको यहां पर अगर एक थर्ड चार्ज हम रख दें बीच में कहीं पर भी, हमको ये नहीं पता कि हम लोगों ने कहां पर रखा है। लेट्स से कि ये वाला डिस्टेंस x डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x है, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी हम लोग कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड है Q3 और ये हम लोगों ने नेगेटिव लिया। नेगेटिव कैसे पता चला? नेगेटिव ऐसे पता चला कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 करने के लिए, Q1 के ऊपर नेट फोर्स 0 करने के लिए एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये भी इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये वाला चार्ज अगर हम लोग नेगेटिव ले लेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ आ जाएगा। इस फोर्स का नाम होगा 1-3, ठीक है। एक बहुत सिंपल तरीका, अगर F1 एक चीज है, F1, तो F1 क्या है? नेट फोर्स ऑन Q1, तो वो क्या होगा? 1-2 और 1-3 का वेक्टर सम। अगर कोई एक चीज है F2 क्या चीज है? F2 है नेट फोर्स ऑन Q2। ठीक से देखिए, नेट फोर्स ऑन Q2, ये F2 है। तो F2 क्या होगा? 2-1, इसका मतलब ऑन 2 बाय 1। और एक और फोर्स F2-3, इसका मतलब ऑन 2 बाय 3। तीन चार्जेस हैं, किसी एक के ऊपर बाकी दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, और अगर उन दोनों का वेक्टर सम 0 हो जाए तो वो पर्टिकुलर चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक बात। इसके ऊपर देखिए, ये वाला जो फोर्स है, कई बार जब आप लोग पहली बार ये केस करते हैं तो आप ऐसा घबरा जाते हैं कि ये घबरा जाते हैं इन द सेंस कि जब ये इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा, जब ये बीच में विलेन के आने से कुछ नहीं होता। विलेन के आने से इसके ऊपर नेट फोर्स जरूर बदल जाएगा, ये फोर्स जरूर इस तरफ लग जाएगा। इसका मतलब पहले इसके ऊपर केवल F21 था, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है कि प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज विल नॉट अफेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए, मैं यहां पर ये पहले F3 लिख दे रहा हूं, किसी तरीके से F3 होगा 3-1 और 3-2। ये देखिए, ये वेक्टर वाला लिखने का तरीका, 1 के केस में 1-1, 2 के केस में 2-2, 3 के केस में 3-3 और इसमें बाकी दो बचे।
मैं ये कह रहा हूं कि Q3 के आ जाने से, जो वो स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, एक दूसरे तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक्सप्रेस करने का तरीका, जिसको हम लोग कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड चार्ज विल नॉट अफेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो द नेट फोर्स ऑन इंडिविजुअल विल चेंज नाउ बट द इंटरेक्शन। इसका मतलब कि Q3 के आ जाने से, बहुत ध्यान से देखिए, Q3 के आ जाने से क्या बोल रहे हैं, Q3 के आ जाने से F21 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात। अब यहां से देखिए इसका इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कि इन दोनों का, अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ F1 हैज टू बी 0, ये देखिए अगर F1 0 होना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि F12 प्लस F13 शुड बी 0। इसका मतलब क्या है, F12 इज इक्वल टू माइनस F13। इसका मतलब कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, 1 2 और 1 3 इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, तभी F1 0 होगा, नेट फोर्स ऑन Q1। तो यहां से हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है इसका मतलब होता है ऑपोजिट वेक्टर, और इसका मतलब भी यही है कि जब हम लोगों ने ऐसा लिखा तो इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, मैं ऊपर देख ही नहीं रहा, मैंने बोला F12 का मतलब K Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर, Q1 Q3 अपॉन Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। ठीक है, K Q1 कैंसिल हो गया, ये आ गया Q2 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 अपॉन x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके का इक्वेशन देगा। इसको ध्यान से देखिए, ये ऐसा इक्वेशन देगा कि Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू है E, A कांस्टेंट है, Q3 की वैल्यू क्या है नहीं मालूम, X नहीं मालूम, एक इक्वेशन में दो अननोन आ गए, सॉल्व नहीं कर सकते भाई, इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता। अब क्या करेंगे हम, अब हम ऐसी सिचुएशन में हेल्प लेते हैं दूसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम की, दूसरे चार्ज का हम लोग इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। ये एक इक्वेशन हमारा आ गया था, ये एक इक्वेशन आ गया। अब हम लोग दूसरे चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, लेट्स से इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को Q2 के ऊपर नेट फोर्स 0 करना है, अगर F2 0 करना है, तो F2 क्या था, F2 था 2 1 प्लस 2 3। अभी मैं ऊपर देख भी नहीं रहा हूं, तीन चार्जेस मुझे मालूम है, इसका मतलब F21 का मैग्नीट्यूड 2 3 के बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। 2 1 Q2 कितना है, Q2 E है, यहां लिख देते हैं Q2, ये कितना है Q1, ये 2 और 1 दोनों के बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर। 2 3 का मतलब यहां आ गया Q2 और ये आ गया Q3, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस a माइनस एक्स, यहां लिख दिया a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये Q2 यहां से कैंसिल हो गया, ये आ गया Q1 अपॉन a स्क्वायर, Q1 का मतलब 4e अपॉन a स्क्वायर, ये आ गया Q3 अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहां पर भी दो अननोन है, Q3 भी अननोन है, x भी अननोन है, इसका मतलब इस इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम लोग तीसरे के केस में जाएंगे। तीसरे का मतलब क्या, कि हम लोग F3 का इक्विलिब्रियम चेक करने जा रहे हैं। F3 अगर 0 है तो इसका मतलब 3 1 प्लस 3 2 का सम 0 होना चाहिए। इसका मतलब 3 1 जो है वो माइनस ऑफ 3 2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 1 का मतलब क्या हुआ, Q3 और Q1 बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर,
Q3, Q2 मतलब E, Q2 मतलब E, और दोनों के बीच का डिस्टेंस a माइनस एक्स होल स्क्वायर, K Q3, ये इक्वेशन हमारा ऐसा बन गया कि Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। Q1 था 4E अपॉन एक्स स्क्वायर इज E अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। E से E कैंसिल हो गया, पूरे इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिया, 2 अपॉन एक्स इज a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, ये आ गया 3x, ये आ गया 2a और x आ गया 2a/3। ठीक है, Q3 के इक्विलिब्रियम से हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया कि x की वैल्यू आ गई 2a/3। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला x था, ये आ गया 2a/3। अब हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों में से ये x की वैल्यू आ गई, अब ये x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दें, ये x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दें। दोनों में से क्या आ जाएगा, जब इस इक्वेशन में x की वैल्यू a के टर्म में रख देंगे तो Q3 इन टर्म्स ऑफ E आ जाएगा। ठीक बात है, Q3 इन टर्म्स ऑफ E यहां पर निकाल लेते हैं। ये वाला इक्वेशन है E अपॉन a स्क्वायर, E अपॉन a स्क्वायर, Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और ये आ गया 9। तो Q3 क्या आ गया यहां से, Q3 आ गया यहां से 4/9 टाइम्स E। ध्यान रहे, जब हम लोग आंसर में लिखेंगे तब हम Q3 की वैल्यू -4/9 लिखेंगे, 4/9 E लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे हम लोग, इसलिए हम लोग ऐसा लिखेंगे क्योंकि दो लाइक चार्जेस के बीच में अनलाइक चार्ज रखना है।